ओके क्लास, तो अस्सलाम वालेकुम। हमने बेटा लास्ट क्लास में वी हैव कंप्लीटेड फ्यू टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में बेटा हमने स्टार्ट कर दिया था और बेसिक्स मैंने आपको उसकी बता दी थी कि जो बेसिक डेफिनेशंस होती हैं लेंस की, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस रे, फोकल पॉइंट, फोकल प्लेन, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रियल एंड वर्चुअल इमेजेस का जो कॉन्सेप्ट है कि रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, और ये जो उसके 5 केसेस हैं। इसके अलावा फंडामेंटल रेस को भी हमने डिस्कस किया था। हर टॉपिक में हम सिर्फ रे 1 और रे 2 को बनाएंगे। रे 1 वो होती है जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है और रे 2 वो होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है। देन इट कट्स और बाइसेक्ट फ्रॉम दी, इट विल पास फ्रॉम दी फोकस एंड व्हेन दे मीट देन वी गेट एन इमेज। तो हम इसका इमेज मिल जाता है एक पॉइंट पर। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो आगे केसेस में ज़्यादातर हमें जो जिनसे हमें वास्ता पड़ेगा आगे, सो वी विल डील विद केस 3, 4 एंड 5, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के दरमियान है, फोकस पर है और विद इन फोकल लेंथ। तो इन चीज़ों से हमें ज़्यादातर आगे हमारा लिंक होगा। ये कल सब मैंने आपको प्रेजेंटेशन के तौर पे एक्सप्लेन कर दिया था, लेक्चर 1 में आप देख सकते हैं इसको। कॉनकेव मिरर का ये मैंने कल बताया था। कॉनकेव मिरर हमेशा जो है वो वर्चुअल इमेज ही बनाता है क्योंकि रेस को डाइवर्स करता है और वो इमेज हमेशा विद इन फोकल लेंथ या ऑब्जेक्ट के मुकाबले में छोटा बन रहा होता है। फिर हमने थिन लेंस इक्वेशन डिस्कस कर ली थी। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लेंस आई थी 1/f, 1/p, 1/q। f फोकल लेंथ है, p हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस एंड q इज़ द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ लेंस। अब आज बेटा हम लीनियर मैग्नीफिकेशन और पावर ऑफ लेंस देन क्रॉस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात करते हैं। तो बेटा पहले हम बात करेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन की कि व्हाट इज़ लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन मैंने कल इसका हल्का सा आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि लीनियर मैग्नीफिकेशन हम किसे कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इमेज जो बन रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में कितना बड़ा बन रहा है, उसके रेशो को हम कहते हैं, इसको जब हम रेशो कंपेयर करते हैं आपस में, उस रेशो को कहा जाता है हम लीनियर मैग्नीफिकेशन। सो लीनियर मैग्नीफिकेशन इज व्हाट? कि लीनियर मैग्नीफिकेशन बेटा हमारे पास जो होती है वो क्या होती है? साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज को हम क्या कहते हैं? एच ओ कहते हैं, एच आई कहते हैं इसको, और इसको हम एच ओ कहते हैं। इसी तरीके से हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस सॉरी, इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये हमारे पास बराबर होता है Q/P के। तो ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है। और बेटा अगर मैं ये थोड़ा सा जो इसका मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ उसको तो समझने की कोशिश करिएगा। तो मैग्नीफिकेशन का हमारे पास फॉर्मूला ये हो जाता है कि HI/HO या फिर Q/P, ये इसका फॉर्मूला है। अब मैग्नीफिकेशन का जो आप मैट्रिक में कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं और इंटर में जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ पे होता क्या है कि लाइट रेस हमारे पास जो है वो कैसे बन रही होती हैं। जैसे लेंस है हमारे पास, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज यूँ बन रहा होता है उल्टा। तो ये जो इसकी हाइट है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक का फासला AB, और जिसका है A', B' है, इसको हम कहते हैं हाइट ऑफ इमेज। और इनका जो फासला है, अगर ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है तब की बात हो रही है, ये फासला आपके पास Q कहलाता है और ये फासला आपके पास P कहलाता है। तो बेटा क्योंकि नॉर्मल रियल जो मैग्नीफिकेशन होती है उसमें ऑब्जेक्ट उल्टा नज़र आता है, तो मैग्नीफिकेशन में हम एक नेगेटिव साइन लगाते हैं। मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है उसमें नेगेटिव साइन आता है।
Q अपॉन P, या फिर HI अपॉन HO। इसमें नेगेटिव साइन आता है। ये बात आपके मैट्रिक लेवल से थोड़ी सी उल्टी है। तो रियल इमेज में हम मैग्नीफिकेशन में क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं, और अगर वर्चुअल इमेज होता है तो हम उसकी मैग्नीफिकेशन क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। जैसे ये कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। अगर मान लीजिए इमेज यहीं बनता है इधर, तो रियल इमेज की मैग्नीफिकेशन क्या होती है, नेगेटिव होती है, और वर्चुअल इमेज की मैग्नीफिकेशन क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। ये बात आपने याद रखनी होगी, न्यूमेरिकल में हमें इससे मसला होगा। ठीक है जी। तो रियल इमेज में हमारे पास जो Q आता है वो क्या आता है, नेगेटिव प्लस आता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वर्चुअल में Q हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव आता है। इसी तरीके से रियल ऑब्जेक्ट भी होता है। अगर रियल ऑब्जेक्ट है आपके पास, रियल ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे P भी क्या होगा आपके पास, प्लस होगा। और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है कहीं पर, तो वहाँ पे P आपके पास क्या होगा, माइनस में होगा, नेगेटिव होगा। तो ये कुछ बातें जो हैं ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये यहाँ नोट्स में लिखी हुई भी हैं कि मैग्नीफिकेशन इज आर पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है फाइनल, वो ये है बेटा। ठीक है जी। तो ये जो फार्मूला है आपके पास मैग्नीफिकेशन का, ये फाइनल फार्मूला है बेटा। तो मैग्नीफिकेशन में एक नेगेटिव साइन आता है। मैट्रिक में जो आपको पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे मैग्नीफिकेशन रियल की हम पॉजिटिव मानते हैं और वर्चुअल की नेगेटिव मानते हैं, उल्टा काम कर रहे होते हैं। लेकिन वो काम सही नहीं है, आपको कम से कम नॉलेज होनी चाहिए इसकी। मैं चाहूँ तो आपको उस तरह से भी करा सकता हूँ, लेकिन वो चीज़ सही नहीं रहेगी। तो मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है उसमें नेगेटिव साइन आता है, ये बात आपने याद रखनी होगी। जब न्यूमेरिकल आएंगे तो वहाँ इस बात को मैं दोबारा जो है वो रिवाइज भी कराऊंगा आपको थोड़ा सा। क्लियर है बात यहाँ तक? जी आयशा? जी सर। ठीक है बेटा। इसके बाद आती है बात, और मैग्नीफिकेशन देखेंगे तो इसकी एक वैसी डेफिनेशन है मैथमेटिकल के Q अपॉन P। तो इसका मतलब ये है कि इमेज डिस्टेंस या हाइट ऑफ इमेज कितनी ज़्यादा है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट, मिसाल के तौर पर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें कि अगर एक ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे पास Q जो है वो 2 आ रहा है और P जो है वो 1 है, तो इसकी मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगी, -2 अपॉन 1। तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगी इसकी बेटा हमारे पास, -2 हो जाएगी। यानी कि इमेज जो है वो दुगना बन रहा है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ये रियल इमेज था। क्या बता रहे हैं बात? इसकी एक मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि फिर आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी इसमें। ये बातें कॉपी तो नहीं करनी? सर एक मिनट कर रही हूँ। ये चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हैं बेटा, फार्मूले में ना ये देखें लिखा हुआ है, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ ओरिएंटेशन, नेचर ऑफ मैग्नीफिकेशन। यहाँ से कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलें ठीक है सर, हो गया सर, मैं वहाँ से भी देख कि लूँ। ऑब्जेक्ट जो है अगर रियल है तो P पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो P नेगेटिव होगा। इमेज की बात हो रही है, अगर इमेज हमारे पास रियल इन्वर्टेड है तो Q पॉजिटिव माना जाएगा या लेंगे। अगर वर्चुअल इमेज है तो डायरेक्ट है तो Q नेगेटिव लेंगे। और नेचर ऑफ मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन में हमारे पास रियल इन्वर्टेड मैग्नीफिकेशन है तो नेगेटिव आएगी, और वर्चुअल है तो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ऐसा माइक ऑफ कर दें बेटा अपना। जी सर। तो यहाँ तक सही है, अब आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह।
ठीक है सर। तो मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला है हमारे पास लीनियर मैग्नीफिकेशन का, वो बेटा क्या है, m इजिकल टू माइनस क्यू अपॉन पी। ये इसका माइनस अपना फॉर्मूले का है। अब मैं एक सिंपल सा सवाल दे रहा हूँ, क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास रियल इमेज बन रहा है, रियल इमेज एट 4 सेंटीमीटर with object distance 2 सेंटीमीटर। फाइंड m फाइंड करना है आपने। 2 आएगा सर। ठीक है जी, -2 आएगा बेटा। ठीक है, जी सोल्यूशन पे -2 आते सर। हैं। तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, -q अपॉन p। और यहाँ q कितना है हमारे पास, रियल है तो 4 सेंटीमीटर हो गया, और p कितना हो गया हमारे पास, 2 सेंटीमीटर। तो रख दीजिए क्वेश्चन 1 में। क्वेश्चन 1 क्या बन जाएगी हमारे पास, m इजिकल टू माइनस का -2 4 डिवाइड बाई 2। तो बेटा m कितनी आ जाएगी हमारे पास, -2। -2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं आएगा, यूनिट कट जाता है यहाँ पे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक है जी। अब अगर वर्चुअल इमेज होता तो हमारे पास ये q क्या आता, m क्या आता बेटा, पॉजिटिव हो जाता। क्योंकि वर्चुअल इमेज में हम, अगर मैं इसी को वर्चुअल इमेज के लिए मान लूँ तो डेटा क्या बनेगा, तो डेटा बन जाएगा q हमारे पास हो जाएगा -4 और p रहेगा 2 सेंटीमीटर। तो m कितना हो जाएगा, -q अपॉन p। तो माइनस फॉर्मूले का अपना और माइनस इसका 4 का आया, डिवाइड बाय 2। तो ये आंसर आ जाएगा 2। तो बात क्लियर हुई आपके, मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ। जी सर। तो ये याद रखिएगा, हमारे यहाँ जो मैट्रिक में पढ़ाया था उल्टा होता है। अच्छा जी, अब बेटा आगे बढ़ते हैं, हम क्लोज कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं। सॉरी, पहले पावर ऑफ लेंस की बात कर लेते हैं कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है। पावर ऑफ लेंस बेसिकली द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज पैरेलल रेज इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। किसी भी लेंस की ये सलाहियत कि वो रेस को कितना ज़्यादा बेंड करेगा, इस चीज़ को बेटा हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। बेटा ये कॉपी करना है आपने। सर कर लिया। ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस हमारे पास बेटा क्या होता है कि कोई भी लेंस कितना लाइट रेस को कन्वर्ज कर रहा है या बेंड कर रहा है, बेंडिंगनेस ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स पावर। ये इसकी जो है वैसी डेफिनेशन है फिजिकल इंटरप्रिटेशन वाली। तो पावर ऑफ लेंस, तो बेटा एक लेंस हमारे पास ये है, ठीक है जी, और एक लेंस ये है। तो ये तो खैर इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है जी। तो बेटा एक लेंस जो हमारे पास थिन है, जैसे जैसे लेंस को बेटा हम थिन करते जाते हैं, मोटा करते जाते हैं, तो उससे होता क्या है कि इसका कर्वेचर कम हो जाएगा। यानी कि एक लेंस ये है, ये थोड़ा सा गोल मटोल सा है, इसका कर्वेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आ जाएगा और फोकल लेंथ यहाँ कहीं आ जाएगी, ऐसा ही है। और एक साइड बहुत ही पतला है, थिन, तो इसका कर्वेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। इससे क्या होगा कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इतनी दूर आएगा, इसकी फोकल लेंथ यहाँ पर आ जाएगी।
तो देख रहे हैं आप, इसकी फोकल लेंथ जो है वो कम है, इसकी फोकल लेंथ जो है वो ज़्यादा है। अब होगा क्या कि जब लाइट रे आएगी तो ये लेंस ज़्यादा थिक है ना, इसका जो अपर्चर जो है वो कम है। अपर्चर क्या है? कम है। अपर्चर डायमीटर कहते हैं। तो होगा क्या बेटा, जब लाइट रे इसके पास आएगी तो ये जल्दी बेंड कर देगा, क्योंकि इसका फोकस करीब आ चुका है। फोकस कहाँ आ चुका है? करीब आ चुका है। और इसका फोकस दूर होगा। इस पर जब लाइट रे आएगी तो ये लाइट रे को दूर कन्वर्ज करेगी। तो ये जो बेंडिंग पावर है इसकी लेंस की, इसको हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। ये बात क्लियर हुई? जी सर। तो देखें बेटा, हमने यहाँ पे देखा कि जैसे जैसे लेंस को हम अगर थिक करते आएंगे, अपर्चर उसका कम कर रहे हैं, तो उसकी बेंडिंग पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वो जल्दी रेस को, देखें रेस को जल्दी बेंड कर दिया। यहाँ पे रेस बेंड हो गई। यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ है मिसाल के तौर पे 2 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो बेटा आपको खुद नज़र आ रहा है। तो यहाँ हमें एक बात समझ में आई, तो ज़्यादा बेंडिंग पावर अच्छी किसकी है? लेंस 1 की या लेंस 2 की? सर लेंस 2 की। ज़्यादा अच्छी बेंडिंग पावर इसकी है बेटा। ये ज़्यादा बेंड कर रहा है, जल्दी बेंड कर रहा है। ये तो बहुत दूर बेंड कर रहा है ना, तो इसकी बेंडिंग पावर ज़्यादा अच्छी है। ज़्यादा अच्छे से। समझ में आई ये बात? जी। और वो इसकी नहीं बेंडिंग आपके पावर जो है वो कम है इसके मुकाबले में। कम है। ठीक है। तो इसकी पावर हम कहेंगे, इसकी पावर जो है वो ज़्यादा है, इसकी पावर जो है वो कम है। अब इसकी फोकल लेंथ बताइए, इसकी फोकल लेंथ क्या है? कम है। इसकी फोकल लेंथ क्या है? ज़्यादा है। ज़्यादा तो है। पावर का फोकल लेंथ के साथ क्या रिलेशन नज़र आ रहा है आपको? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसीलिए हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो पावर क्या है हमारे पास? पावर इज द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ को 1/, करके लिख दें। रेसिप्रोकल ऑफ बॉक्स, रेसिप्रोकल ऑफ ए, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। फोकल लेंथ इन मीटर। वैसे पूरा चैप्टर जो है इसमें हमारे पास सेंटीमीटर में चलेंगी सब चीज़ें। पी, क्यू, एफ सब सेंटीमीटर में ज़्यादा चलते हैं, और हम इसको सेंटीमीटर में ही सॉल्व करते हैं, नंबर नहीं कटते। लेकिन पावर के लिए आपको फोकल लेंथ को मीटर में करना पड़ेगा। तो पावर ऑफ लेंस का बेटा क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास? पावर ऑफ लेंस बराबर है 1/, फोकल लेंथ, लेकिन मीटर में। और इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? डायोप्टर। डायोप्टर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पावर ऑफ लेंस बेटा बेसिकली क्या बताता है? बेंडिंगनेस ऑफ लेंस, के जिस लेंस की जो बेंडिंग पावर कितनी अच्छी है। ठीक है। हमें जब भी हमारी जो लेंस में ना, हमारी जो आंखों में लेंस होता है, उसमें भी हम क्या करते हैं? अपने अपर्चर को यूँ कर सकते हैं। जैसे हमें एक चीज़ नज़र नहीं आ रही तो हम क्या करते हैं? अपनी आंखों से गौर से देखते हैं। तो हमारे उस वक्त रेटिना उसको, हमारे जो लेंस के स्क्लेरी मसल्स क्या करते हैं? हमारे स्क्लेरी मसल हमारे लेंस को इस तरह से यूँ रोटेट करते हैं। इसलिए कहते हैं कि कोई चीज़ अगर नज़र नहीं आ रही तो बहुत गौर से मत देखो, क्योंकि हमारी आई के मसल्स को उस पर काम करना पड़ता है, जिससे स्ट्रेस आता है उसके ऊपर, और उससे हमारी आई के विज़न में डैमेज होता है, हमारी आई साइड और वीक होने लगती है। तो ये जो है, ये हमारे जो हमारे के मसल्स होते हैं उनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी पावर होती है। कि जैसे आपको कोई वाइट बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, आप देख रही हैं मिसाल के तौर पे, आपकी आइज़ वीक है, आपने थोड़ा सा गौर किया, नज़र आ गया, तो उससे हुआ क्या कि हमारी जो स्क्लेरी मसल्स होते हैं आई के, वो भी लेंस को इस तरह से बेटा रोटेट कर पाते हैं, लेकिन एक हद तक। ये नहीं कि आपका नंबर जो है मिसाल के तौर पे आपका नंबर 2 है और आप जो है वो इतना आपने बेंड कर लिया अपने लेंस को कि आपका नंबर 1 तक उसने दिखा दिया आपको। इतना ज़्यादा नहीं करेगा, फ्यू पॉइंट्स तक तो आपको व्यू करा देगा। क्लियर है बात यहाँ तक? जी सर। तो ये वैसे है तो एक लाइन की डेफिनेशन, लेकिन इसकी जो गहराई है इस डेफिनेशन की वो बहुत ज़्यादा है। और अगर ये गहराई आपको पता रहेगी तो फिर आपको आगे जो चीज़ें हम सॉल्व करेंगे उसको सॉल्व करने में आसानी रहेगी, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, इसके फिज़िक्स समझ में आ जाएगी।
ठीक है बेटा, तो पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर इज कॉल्ड 1 डायोप्टर। अगर पावर ऑफ लेंस 1 डायोप्टर कहलाएगी अगर फोकल लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। अब बेटा मैं आ रहा हूँ क्लोज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे। ठीक है, इस डेरिवेशन को आज हम इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है सर। बच्चों के वही मैसेज आ रहे हैं। चलें बेटा, अब हम क्लोज कॉम्बिनेशन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लोज कॉम्बिनेशन। ये बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। इसको मैं पहले आपको इसका एक रफ स्केच बताता हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, क्लोज कॉम्बिनेशन। क्लोज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। तो बेटा यहाँ पे हम जो है अभी तक जो हम बात कर रहे थे, जैसे हमने बात की थी, ये हमारे पास लेंस है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट कहलाता है हाइट ऑब्जेक्ट, यानी इसकी बेटा एक हाइट है। ठीक है, इसी को मैं अब कन्वर्ट कर दूंगा पॉइंट ऑब्जेक्ट से। यानी कि मान लीजिए कि बेटा हमारे पास ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, तो मैकेनिज़्म तो वैसे ही होता है बेटा, जैसे लाइट रे निकलेंगी दो, हाइट ऑब्जेक्ट में से लाइट रे एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजर जाती थी, एक यूँ आती थी, यूँ गुजर जाती थी। ठीक है, लेकिन इसकी जो रे डायग्राम हम बनाएंगे ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। उसमें डिफरेंस क्या होगा कि ये मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओ। यहाँ से लाइट रे निकली, बैंड हुई और यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो इसकी रे डायग्राम इस तरह की बनेगी बेटा। अगर मैं यहाँ पे हाइट ऑब्जेक्ट ले लूँ तो उसकी डायग्राम ऐसी बनेगी, लेकिन इस काम को हम सिंपल करके दिखा रहे हैं, इसलिए हम डायग्राम ऐसी बना रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको। ये हाइट ऑब्जेक्ट था और इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट में से भी रेज वैसे ही निकलेंगी, उसका इमेज यहाँ बन जाएगा। जैसे इसका इमेज यहाँ बन रहा है, इसका इमेज यहाँ बन जाएगा। तो ये जो फासला कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा आपके पास ऑब्जेक्ट, इसको हम पी कहेंगे। ये जो डिस्टेंस है कहलाएगा हमारे पास इमेज, इसको हम क्यू कहेंगे, आई। और मान लेते हैं कि इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो यहाँ पर है, तो ये आ जाएगी इसकी फोकल लेंथ। यहाँ तो कोई मसला बेटा आपको? नो सर। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक में बेटा, मैं सिर्फ इस टॉपिक में हम रे डायग्राम हाइट ऑब्जेक्ट वाली नहीं, पॉइंट ऑब्जेक्ट वाली यूज़ करेंगे। तो इसमें अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला बेटा? नो सर। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हमें ये बताता है कि बेटा मैंने ये काम एक लेंस से लिया, इस लेंस को मैंने लेंस एल कहा है, तो मैं यही काम दो लेंस से भी ले सकता हूँ। देखें, ये एक थिन लेंस है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट वहीं रखा हुआ है जो यहाँ पे था। यहाँ से लाइट रे निकली, बैंड हुई और वो आ गई यहाँ पर। तो बेटा इस लेंस का नाम जो है हमारे पास क्या है? मान लीजिए कि लेंस L1 है। क्या है बेटा ये लेंस? L1। L1। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है हमारे पास, ये अभी P1 बराबर है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के।
यहाँ पे 3 बातें इनको ज़रा याद रखिएगा कि P का मतलब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, Q का मतलब फाइनल इमेज, F का मतलब कंबाइंड फोकल लेंथ। यही हमें मालूम करनी है। तो लेंस 1 से बेटा जब मैंने इसी ऑब्जेक्ट को जो डिस्टेंस P पर था रखा, तो उससे उसका इमेज मुझे कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? ये मैंने कह नो दिया सर। इमेज फॉर्म बाय 1, यानी इमेज फॉर्म बाय लेंस 1। तो हम डेटा बनाते हैं फॉर लेंस L1। हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? P1। इमेज डिस्टेंस कितना है? Q1। फोकल लेंथ कितनी है? F1। तो बेटा यहाँ पे सबसे अहम बात है कि P1 हमारे पास किसके बराबर आ रहा है? ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के, जहाँ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ठीक है। P के बराबर आ रहा है। ठीक है जी, ये बात सही है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। इमेज डिस्टेंस Q1 हमारे पास यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, और फोकल लेंथ इसकी F1 है। अब ज़रा इधर आते हैं डेटा पर। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? मैंने अभी लेंस 1 का डेटा रखा है सारा। क्या रखा है? फॉर फर्स्ट लेंस, ये बात की अभी मैंने। तो फर्स्ट जी लेंस सर। के लिए बेटा हमारे पास एक बात मैं बताना भूल गया आपको, सॉरी, दोबारा देख लेते हैं। तो बेटा इन केस अगर मैं इस लेंस के फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो वो क्या बनेगा कि 1/f बराबर है किसके? 1/p प्लस 1/q। पी। जी। यही बनेगा बेटा। जी ये हो सर। गई क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटा मैं वही काम इस लेंस के लिए लिखना चाह रहा हूँ। फॉर लेंस L1 के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ कि 1/f1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 1/p1 पी प्लस वन क्यू वन। 1/q1। और 1/p1 किसके बराबर हो जाएगा आगे जाकर? 1/p के। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। इधर तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है बेटा। अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर एक सेकंड लेंस लाऊंगा और कोशिश करूँगा कि ये इमेज जिस डिस्टेंस पर बना है वहीं पर इमेज आ जाए। तो मान लीजिए मैं एक सेकंड लेंस लेके आ रहा हूँ, सेकंड लेंस में लाया, ये ला रहा हूँ सेकंड लेंस। तो जैसे ही मैं लेंस लाऊंगा, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये क्या करेगा? रेस को कन्वर्ट करेगा। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जैसे ही सेकंड लेंस को लेकर आऊँगा, ये ले आया मैं सेकंड लेंस, लेंस L2, फोकल लेंथ कितनी है इसकी? F2। इससे होगा क्या कि मैं एक ख़ास पर्टिकुलर वेव उसका फोकल लेंथ का लेंस लाया, जिसने किया क्या कि इसके इमेज I1 को गायब कर दिया, और ये लाइट रेस फाइनली कहाँ पर आ गई? ये लाइट रेस फाइनली आ गई
इस डिस्टेंस पर। यानी कि ये हमारे पास इमेज फॉर्म बाय लेंस 2 आ गया। और हुआ क्या कि यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या बन गया हमारे पास, Q2 और ये Q2 किसके बराबर है बेटा, Q के फाइनल इमेज के। जी यानी कि आसान लफ्ज़ों में हमने किया क्या बेटा, जो काम ये एक थिक लेंस कर रहा था हमने वही काम दो लेंस के कॉम्बिनेशन से कर लिया। ये बात क्लियर हुई? जी सर। अब इसको अगर आपने कॉपी करना है तो कॉपी कर लें कि मैं अब इसमें कुछ चेंजेस करूँगा तो फिर डेरिवेशन आगे बढ़ जाएगी। इस वाली क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि मैं इसको अभी आगे यूज़ करूँगा कि 1/f किसके बराबर है, 1/p प्लस 1/q के। क्वेश्चन 1। जी अब सर हो गया मैं कॉपी। लिखूँगा फॉर लेंस 2। तो बेटा लेंस 2 के लिए अब आप सोच समझ के ज़रा गौर से सोचिएगा ज़रा। फॉर लेंस 2, लेंस 2 के लिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P2, इमेज डिस्टेंस Q2, फोकल लेंथ F2। देखें बेटा इसके लिए जो Q2 बना है वो तो हमें पता है कहाँ पे आ गया, इमेज फाइनली उसी पॉइंट पे आ गया जहाँ से ऊपर बन रहा था। तो Q2 तो किसके बराबर है बेटा, फाइनल इमेज Q के बराबर है। क्यू के बराबर है। ठीक है जी। जो सबसे बड़ा अहम मसला आएगा कि लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन बना, वो सबसे बड़ा मसला आएगा। देखें बेटा जब मैं लेंस 2 को यहाँ पे लेके आया तो लेंस 2 में जो रेज एंटर हो रही थी वो किसकी थी, आयशा? जब लेंस 2 को बेटा मैं यहाँ पर लेकर आ रहा था तो लेंस 2 में जो रेज एंटर हो रही थी ये रीजन, जी जी सर। तो वो रेज किसकी थी, वो Q1 की थी। किसकी थी बेटा, Q1 की। यानी कि इमेज फॉर्म बाय लेंस 1 की। लेकिन जैसे ही मैं लेंस 2 को लेके आया तो Q1 इधर बन रहा था, कहाँ बन रहा था, यहाँ बन रहा था, लेकिन Q1 तो गायब हो गया। Q1 क्या हो गया, गायब हो गया। यानी Q1 की रियलिटी नज़र नहीं आ रही। जैसे ही मैं लेंस 2 लाया तो इमेज जो यहाँ I1 पे बन रहा था वो कहाँ आ गया, इस पॉइंट पर आ गया, Q पर आ गया। उससे हुआ क्या कि इसके लिए जो ऑब्जेक्ट का काम किया है लेंस 2 के लिए वो किसने किया है, Q1 ने किया है। लेकिन क्या Q1 की पोजीशन जो है वो परमानेंट रही या गायब हो गई? सर गायब हो गई थी ना। गायब हो गई। तो गायब होने का मतलब क्या है, एक चीज़ हकीकी है या वर्चुअल है? वर्चुअल। तो P2 के लिए जो ऑब्जेक्ट बना है बेटा वो कौन बना है, वो Q1 बना है, बिल्कुल बना है। लेकिन वो Q1 वर्चुअल हो चुका था। क्या हो चुका था, इसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस डेरिवेशन की, वर्चुअल इमेज। क्योंकि जैसे ही आप लेंस 2 लाएंगे वो I1 को गायब कर देगा। I1 कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और अब वो क्या कहलाएगा, लेंस इमेज फॉर्म बाय लेंस 2 I2। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। ये बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ता हूँ।
जी सर। ठीक है जी। तो बेटा आप इसको फाइनलाइज करते हैं, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/f2 बराबर हो जाएगा 1/p2 प्लस 1/q2। वैल्यूज रख दीजिए, तो p2 की जगह क्या आ जाएगा, 1/-q1 प्लस 1/q। क्लियर है बात। जी सर। तो 1/f2 कितना बन जाएगा हमारे पास, जगह ज़रा सी कम है यहाँ पे, तो बेटा हमारे पास जो 1/f2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/f2 बराबर हो जाएगा 1/-q1, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, प्लस 1/q। इसको हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है सर। ठीक है जी। तो यहाँ पे समझ लें डेरिवेशन हमारी ख़त्म हो गई। मैं इस डेरिवेशन को भी दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा प्रॉपर फॉर्म में, लेकिन मुझे भी डायग्राम के साथ साथ समझाना पड़ा था। देखिए दोबारा देख लीजिए बेटा, जैसे ही हम लेंस 2 को लेके आएंगे, तो लेंस 2 के लिए जो ऑब्जेक्ट बना वो कौन बना, Q1 बना। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो रेज आगे जा रही थी वो किसकी थी, Q1 की थी। लेकिन ये Q1 की जो एग्जिस्ट थी पोजीशन वो यहाँ पे थी, लेकिन ये जैसे ही आप लेंस 2 को लाएंगे गायब हो जाएगी। तो एक ऐसी रेज उसके अंदर एंटर हो रही है जो वर्चुअलिटी में जा रही है, यानी इनकी रियलिटी कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ये इसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बना है वो कैसा बना है, -q1, यानी कि वर्चुअल इमेज बना है, सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये। क्या है ये, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे इसको। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कहीं जिक्र आता नहीं है, लेकिन यहीं पर आया, सिर्फ इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। और फिर हुआ क्या, लेंस 2 ने फाइनल इमेज कहाँ बना दिया, Q2, Q जगह पर, वही जगह पर। तो इन अ नटशेल ये बात कंफर्म हो गई कि जो काम हम एक लेंस से ले रहे थे वही काम हम उसी लेंस की बराबर थिकनेस के 2 लेंस से भी ले सकते हैं। तो अब जी इनके सर। दरमियान रिलेशन क्या बनेगा हमें वो देखना है। यहाँ तक अगर आपने कॉपी कर लिया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट सर, साइन करें। जी सर, हो गया। ठीक है जी। अच्छा, नोट्स में देखें एक डायग्राम बनी है बस ये वाली, इसको हमने P माना है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को। जो I1 ने इमेज बनाया है उसको हम ये कह रहे हैं, ये क्या है, इमेज फॉर्म बाय, ये Q1 कहला रहा है। और जो लेंस 2 से जो फाइनल इमेज बना है वो यहाँ बना है, इसको हम Q कह रहे हैं। तो ये Q2 Q के बराबर है। ठीक है, इस इमेज को हम I कह रहे हैं। और ये बहुत ही मैंने सिंपल फॉर्म में यहाँ किया हुआ है। ये फॉर लेंस 2, पहले सेकंड लेंस का बनाया फिर हमने फर्स्ट लेंस का बनाया। ठीक है जी। तो बेटा अब मैं इनके डेटा में डायरेक्ट ही फीड करूँगा और डायरेक्ट इसी कंबाइन इक्वेशन से इसको मैच कर लूँगा, ये जो है। ठीक है, मैं इसको अब बैक साइड पे जा रहा हूँ इसकी और इसको फाइनलाइज कर रहा हूँ। तो देखें बेटा हमारे पास जो इक्वेशन आई है, अब मैं इसकी डेरिवेशन कर रहा हूँ प्रॉपरली। हमें पता है हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस P 1/q। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। 1। फिर हम आए कि फॉर लेंस L1 इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1/f1 बराबर हो जाएगी 1/p1 प्लस P1 और Q1। Q1। यहाँ पे P1 किसके बराबर था, P के बराबर था, और यहाँ पे Q1 किसके बराबर था, Q1 के बराबर ही था। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 1/f बराबर हो गया 1/p प्लस 1/q1, इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने अप्लाई किया फॉर लेंस L2। जैसे ही हम लेंस L2 को लाए थे, तो लेंस L2 से क्या हुआ था कि जो इमेज आ रहा था I1 यहाँ पर, वो गायब होके इधर आ गया था। तो ये जो है
इस लेंस के लिए जो P2 का काम किया था वो किसने किया था, -Q1 ने किया था, -Q। ठीक है जी। और इसका Q किसके बराबर हो गया था, Q के बराबर, Q1 2 किसके बराबर हो गया था, Q के। तो लेंस 2 के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/f2 बराबर हो जाएगा 1/P2 + 1/Q2। तो यहाँ पे सबसे अहम बात, P2 किसके बराबर है, -Q1, ये बहुत अहम बात है। दूसरी बात कि यहाँ पे Q2 किसके बराबर है, फाइनल इमेज के बराबर है, इसको हम Q कहते हैं। तो इक्वेशन क्या बन गई थी, 1/f2 बराबर हो गया था 1/-Q1 + 1/Q। अब इसके बाद बेटा हम इस इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है जी। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी इक्वेशन 2 एंड 3, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है जी। तो बेटा क्या हो जाएगा, 1/f1 + 1/f2। लेफ़्ट साइड पे ऐड हो गई, अब राइट साइड पे ऐड हो जाएगी, इजिकल टू प्लस राइट साइड क्या है इसकी, 1/p + 1/Q1। इसमें कौन ऐड हो रहा है, ये वाली जगह ऐड हो रही है। तो ये क्या है, 1/Q1 माइनस में है प्लस 1/Q। तो ये इससे ख़त्म हो गई, कैंसिल हो गई, तो क्या बचा, 1/p + 1/Q। तो इनकी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ 1/f1 + 1/f2 किसके बराबर आ गई बेटा, 1/p + 1/Q। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। तो बेटा 1/p का मतलब क्या था, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, 1/Q का मतलब क्या था, फाइनल इमेज। तो यही तो देखें 1/p + 1/Q यहाँ पे भी तो आ रहा है। ये क्वेश्चन किससे आई, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से। ये क्वेश्चन किससे आई थी, सिंगल लेंस से। तो इनकी राइट साइड अगर सेम है, कंपेयर 1 एंड 4, तो हम लिख सकते हैं कि 1/f बराबर है 1/f1 + 1/f2। जी सर। तो ये कहलाती है कंबाइंड फोकल लेंथ। यानी कहने का मकसद ये है कि जो काम हमने यहाँ दो लेंसों से लिया, कि या तो एक थिक लेंस यूज़ कर लें या उन्हीं के बराबर दो पतले पतले लेंस यूज़ कर लें, तो होता क्या, उनकी फोकल लेंथ आपस में ऐड हो जाती हैं। अगर ये काम आप 3 लेंस से करते तो क्या होता है, यहाँ पे और चीज़ें ऐड हो जाती, ये हो जाता है +1/f3 आ जाता। 4 लेंस से करते तो क्या हो जाता, 1/f4 हो जाता। हमें एक सीक्वेंस मिल गई, हमें इतना आगे नहीं जाना, हमें से 2 लेंस तक ही रहना है। क्लियर हुई ये बात, जी सर। तो ये डेरिवेशन असल फॉर्म इसकी ये थी। इतनी प्रॉपर्ली यहाँ पर भी नहीं हुई है बेटा, देखें हेडिंग बना के करिएगा प्रॉपर्ली। ये डायग्राम नहीं बनी हुई है, मैंने नहीं बनाई है डायग्राम, आप लोग बना लीजिएगा, जो मैंने पीछे दिखाई थी डायग्राम ये। तो जो काम ये सिंगल लेंस करके दे रहा है, वही काम दो पतले लेंस भी करके दे सकती हैं। तो हमें करना क्या था, हमें उनकी फोकल लेंथ के दरमियान रिलेशन बताना था, वो हमने बता दिया कि भाई फोकल लेंथ जो है ना उनकी रेसिप्रोकल में ऐड होती जाएंगी। क्लियर हो गई बात, हाँ आशा क्लियर हो गई। तो इसको आप लोग कॉपी कर लें बेटा जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एग्ज़ाम में अगर आप इतना भी करके आ जाएंगे ना, सिर्फ ये डायग्राम बना के, काफ़ी है। याद रखिएगा कि ये क्या था, ये P1 है, ये डिस्टेंस क्या है P1, और यहाँ पे Q2 है। Q2 किसके बराबर है, Q के बराबर है। और सबसे अहम बात है कि P2 किसके बराबर होता है, P2 बराबर -Q। होता है -Q1। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये वाली रेज एंटर हो रही थी जिनकी रियलिटी ख़त्म हो चुकी है। तो ये क्या कहलाएगा, यानी कि लेंस 2 के लिए जो ऑब्जेक्ट का काम किया है वो इस Q1 ने किया है,
और जैसे ही उसके लिए ऑब्जेक्ट बना इसकी रियलिटी ख़त्म हो गई, ये अपनी जगह से हट गया। तो इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, तो ये डेरिवेशन एग्ज़ाम में आती है, आपने इसको ऐसे ही करना होगा बस, और एक डायग्राम बनानी होगी, इससे ज़्यादा आपने इसकी गहराई में नहीं जाना है। यस सर, हो गया। जी लाइबा, हो गया। लाइबा, आप लेक्चर को दोबारा सुन लेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, वैसे तो आ गया होगा समझ में कि पहले हमने लेंस 1 से एक फोकल लेंथ की इक्वेशन बनाई, फिर लेंस 2 से फोकल लेंथ की इक्वेशन बनाई, उनके अंदर वैल्यूज़ रख दी। और ये जो इक्वेशन है ये सिंगल लेंस से बनाई है कि 1/p + 1/q। p का मतलब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, q का मतलब फाइनल इमेज बाय दिस ऑब्जेक्ट। तो फिलहाल हमें चौथे और पाँचवें लेंस पर नहीं जाना, तो उसको मैं रब कर देता हूँ, हमें सिर्फ 2 लेंस तक ही रहना है। लेकिन हमें एक आइडिया मिल गया कि हो क्या रहा है। बेसिकली जितने भी लेंस आप ऐड करते जाएंगे उनकी फोकल लेंथ रेसिप्रोकल में आती जाएगी। ठीक है, जी सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये डायग्राम आपने इस तरह ये चाहें तो एग्ज़ाम में बना लीजिएगा, बड़ी अच्छी लगेगी अगर ये बनाएंगे आप, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नज़र आएगा कि बच्चे ने बड़ा समझ के काम किया है। और डिस्टेंस का ख्याल रहेगा कि ओ जितने फासले पर यहाँ पर है, आई जितने फासले पर यहाँ पर है, उतनी फासले पर इधर होना चाहिए। क्लियर है? जी सर। आगे बढ़ें। तो बेटा आज हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का भी टॉपिक कर लिया। अब ये मैं आपको देख लीजिए इसकी तो यहाँ पे हमने फाइनल कॉम्बाइन इनकी फोकल लेंथ बना ली। अब हम इनकी कंबाइन पावर भी निकाल सकते हैं अगर हम चाहें तो कंबाइन पावर के लिए हम क्या करेंगे, इनकी सारी फोकल लेंथ को कंसीडर कर लेंगे कि सारी फोकल लेंथ बेटा किस में, मीटर में। मीटर। तो 1/f1 p1 बन जाएगा, 1/f2 p2 बन जाएगा, 1/f कंबाइंड पावर बन जाएगी इनकी। ठीक है जी, तो ये काम मैं करके दिखा रहा हूँ इधर, यहाँ देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम में बस फोकल लेंथ तक ही आता है। तो कंबाइंड पावर क्या हो जाएगी बेटा, सो लेट f1 f2 and fc all are in meter, then 1/f1 is equal to p1, 1/f2 is equal to p2 and 1/f is equal to कंबाइंड पावर। देन इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, ये 1/f इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 क्या बन जाएगी बेटा, इसकी जगह आ जाएगा p, इसकी जगह आ जाएगा p1, इसकी जगह आ जाएगा p2। तो ये इनकी कंबाइंड पावर आ गई है। बस इन चीज़ों का ज़्यादातर जो ताल्लुक आएगा वो न्यूमेरिकल्स में ही आएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम क्लियर हो गई बात? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको एब्रेशन डिफेक्ट्स, ये एब्रेशन ऑफ लेंस बताया तो बहुत ही आसान है, ये बहुत ही सिंपल सी बातें इसके अंदर। एब्रेशन हम कहते हैं कि इमेज कॉज बाय सर्टेन इफेक्ट ऑफ लाइट्स। ठीक है, वो एब्रेशन उसे कहते हैं कि बेटा जब लाइट लेंस में से पास हो तो लेंस में भी कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। सो डिफेक्ट्स ऑफ लेंस इज कॉल्ड एन एब्रेशन। Imperfection of an image caused by the certain effect of light passing through lens is called aberration। जब लाइट लेंस में से पास हो और उसका इमेज प्रॉपर ना बने तो इस बीमारी को तो नहीं कहेंगे, इस खराबी को हम कहते हैं एबरेशन। तो हमारे कोर्स में 2 तरह की एबरेशन है, एक स्फेरिकल एबरेशन है और एक हमारे पास है क्रोमेटिक एबरेशन। चलिए पहले मैं स्फेरिकल एबरेशन बताता हूँ आपको, फिर क्रोमेटिक बता देता हूँ। एबरेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई? एब्रेशन का मतलब क्या है, डिफेक्ट्स इन लेंस। यानी एक तो बेटा हमारी आँख में ख़राबी होती है और एक ख़राबी होती है लेंस में, कि हमारी आँख तो सही है
लेकिन लाइट जब लेंस में से गुजर रही है तो लेंस सही नहीं है, लेंस के अंदर कुछ खामी है, कर्वेचर सही नहीं है या कर्वेचर इम्परफेक्ट है, एक्स वाई जेड रीजंस हैं। तो उन चीज़ों को बेटा हम कहते हैं एब्रेशन ऑफ लेंस। क्लियर हुई बात? जी सर। ये अक्सर शॉर्ट में आ जाता है बेटा सवाल, और बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको 5 मिनट में समझ आ जाएगा ये टॉपिक। देखें बेटा, दो तरह की एब्रेशन होती है स्फेरिकल और एक होती है क्रोमेटिक। चलें पहले बात करते हैं। इसको हम कहते हैं डिफेक्ट्स इन लेंस। तो बेटा लेंस में दो तरह के डिफेक्ट होते हैं। एक से जी बेटा, तो बेटा लेंस में दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। व्हेन लेंस इज थिक फ्रॉम द एजेस एंड दिस एब्रेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दी नॉट शार्प ऑन द फोकल। अच्छा बेटा, इसको ज़रा देख लीजिए। तो लैब अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, पावर ऑफ लेंस। तो बेटा लेंस हमारे पास ये होता है, पहले हम बात करेंगे स्फेरिकल की। तो बेटा ये हमारे पास लेंस होता है। अच्छा, लेंस की जो बेंडिंग पावर होती है ना बेटा, वो सबसे ज़्यादा उसके एजेस पर होती है, यानी कि एक लाइट रे जो यहाँ पर आएगी ना, वो बहुत जल्दी बेंड हो जाएगी। एक लाइट रे जो यहाँ सेंटर रीजन पे आएगी तो वो देर से बेंड होगी और थोड़ा सा दूर चली जाएगी। तो ये लेंस के अंदर एक डिफेक्ट होता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि हम बहुत ज़्यादा थिक लेंस यूज़ नहीं करते बेटा। ये डिफेक्ट बढ़ने लगता है, उससे होता क्या है कि इमेज आपको जो है वो ब्लर नज़र आना शुरू हो जाता है। इसकी एक दो वीडियोस भी देख लेते हैं ज़रा हम लोग। ठीक है बेटा, तो देखें ये इस तरह की हमारे पास जो है वो वीडियोस आ रही हैं। Now let us talk about aberrations or optical aberrations. What are optical aberrations? Optical aberrations are problems of optical lens to observe an image. So when देखें यहाँ पे होता क्या है, तो स्फेरिकल एब्रेशन में बेटा हमारे पास ये मसला आता है कि इससे होगा क्या कि दो फोकस बन जाएंगे। एक फोकस ये बन जाएगा, एक फोकस ये बन जाएगा, यानी कि लाइट रे इमेज हमारे पास एक शार्प इमेज नहीं बन पाएगा। जो इमेज बनेगा उसके अंदर कुछ खामियां आ रही होंगी, एरर्स आ रहे होंगे। ये देखिए, तो देखनी बेटा आपके यहाँ लाइट जो रे है, जो ऊपर से आ रही है वो पहले बैंड हो रही है और जो बीच में से रेज आ रही है वो आगे बैंड हो रही हैं। इससे होता क्या है कि आपको इमेज शार्प नज़र नहीं आता, इमेज आपका
शार्प नहीं बन पाता, यानी कि देखिए इस तरह का बनेगा, ये देखिए धुंधला हो रहा है, इसमें नज़र आ रहा है, ये इमेज क्लियर है, और यहाँ पे देखिए इमेज धुंधला हो रहा है। तो इस तरह के फॉल्ट को बेटा हम कहते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। तो इसके लिए हम करते क्या है कि इस एब्रेशन को हम कैसे रिमूव करें। यहाँ देखें लाइट रे कैसे हो रही हैं, ऊपर वाली रेज पहले बैंड हो रही हैं, फोकस हो रही हैं, और जो बीच वाली रेज हैं वो आगे जाके फोकस हो रही हैं। तो इस खामी को रिमूव करने के लिए हम करते क्या हैं कि ये लेंस है हमारे पास, फिर यही लेंस था। अब इसमें बेटा लाइट जो आ रही है ना वो सिंगल कलर की है, मान लीजिए किस कलर की आ रही है, वाइट लाइट नहीं आ रही है। और लेंस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म होता है बेटा, ये बात भी आ रही है कि दो लेंसेज, दो प्रिज्म को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाता है हमारे पास, लेंस बन जाता है। लेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। तो इससे बेटा होता क्या है कि एक लाइट रे ये आई, एक लाइट रे ये आई, ये जो है वो पहले बैंड हो गई, ये जो है वो थोड़ा सा आगे जाके बैंड हुई। इससे दो फोकस बन गए F1 और F2, जिससे ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, ऑब्जेक्ट ब्लर हो जाता है। तो इसको सही करने का तरीका क्या होता है बेटा कि हम लेंस का जो अपर्चर होता है उसको कम कर देते हैं। हम लेंस के जो ये एजेस हैं इनको पॉलिश कर देते हैं। इससे होता क्या है, जो टॉप मोस्ट रे आ रही है ये एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जो सेंट्रल से रे आ रही है वो आपको एक सिंगल फोकस बनाकर दे देगी। ये यहाँ पे होगा कि ये वाली रे आई, यहाँ पे मिल गई, लेकिन ये वाली रे एब्जॉर्ब हो गई। ये बात क्लियर हुई। तो ये इसकी जी करेक्शन सर। थी। मान लीजिए मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, सिंगल कलर, तो इसमें हमने किया क्या, इसका अपर्चर क्या कर दिया बेटा, कम कर दिया। ये बात समझ में आ गई। जी तो सर। लेंस की सबसे ज़्यादा बेंडिंग पावर उसके एजेस पर होती है, सेंट्रल रीजन में नहीं होती, एजेस से सबसे ज़्यादा रे बेंड होती है। ओके, तो ये हमारा बेटा पहला पॉइंट था, स्फेरिकल एब्रेशन। सो व्हेन अ लेंस इज थिक फ्रॉम द एजेस, अगर लेंस थिक हो एजेस से, तो देख रही हैं आप जो ऊपर लेंस के एजेस पे रह गई वो पहले बैंड हुई, जो सेंट्रल से आई वो आगे बैंड हुई। हमने क्या किया, इसके एजेस को पॉलिश कर दिया। इससे हुआ क्या कि रेज हमने जो है इसकी अपर्चर को कम कर दिया, और इससे हुआ क्या कि सेंट्रल रीजन से हमें एक फोकस मिल गया, तो हमें जो इमेज बनता हुआ नज़र आएगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये ठीक है हमारे सर। पास इसकी एक एक मिसाल भी मैंने आपको दे दी। अब ये क्लियर हो गई होगी बात आपको। देखिए ये एब्रेशन देखनी है, इस घोड़े की तस्वीर नज़र आ रही है, तो साइडों से कैसा हो रहा है, सेंट्रल से फिर भी फोकस है लेकिन साइडों से धंधला हो रहा है। तो इस तरह की एरर आना शुरू हो जाते हैं। अब सेकंड है बेटा हमारे पास क्रोमेटिक। क्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, कलर। तो सेकंड एबरेशन जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा बेटा, क्रोमेटिक एबरेशन। ये एबरेशन आएगा कलर की वजह से। तो बेटा ये बात आपको याद है ना कि प्रिज्म में जब लाइट पास होती है, ये लाइट पास हो रही है, वाइट लाइट आई, तो वाइट लाइट दो लाइटों में टूटती है, सबसे ज़्यादा रेड और ब्लू कलर्स में, 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है पास होने के बाद। तो सबसे कम बैंड इसमें रेड होता है कलर, और सबसे ज़्यादा जो बेंडिंग पावर होती है वो किसकी होती है, वायलेट। ब्लू की। चलिए ब्लू मान लेते हैं, यानी कि ये रेड है और ये ब्लू, वॉयलेट ही मान लें, मतलब मैं ब्लू और रेड पे बात करूँगा ज़्यादा। तो ये बात तो बेटा तय हो गई कि लेंस के अंदर भी ये दो कलर की बेंडिंग जो है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। रेड लाइट कम बैंड होगी, ब्लू लाइट ज़्यादा बैंड होगी। ये बात याद है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी। नो सर।
अच्छा, ज़्यादा बेंडिंगनेस किसकी है, रेड की है ब्लू की? ब्लू। तो ब्लू पहले बैंड होगी, रेड आगे जाके बैंड होगी। यही बात याद रखिएगा, अब मैं इसी को ही आगे यूज़ करूँगा। अब बेटा मैं दोबारा एक लेंस बना रहा हूँ और वो लेंस थिक है। वो लेंस क्या है? थिक है। ये देख लीजिए, ये मैंने लेंस बना दिया और ये लेंस थिक है। अब बेटा इसमें से लाइट आ रही है, वाइट लाइट। कौन सी लाइट आ रही है? वाइट। ये वाइट लाइट आई। वैसे तो ब्लैक से बनाना है, मान लीजिए वाइट लाइट है। तो बेटा वाइट लाइट आएगी। आपको पता है लेंस भी एक प्रिज्म का काम करता है, तो इसमें से भी बेटा एजेस से बिल्कुल एज पर आएगी, ये समझ रहे हैं? तो एज पर जब ये आएगी तो बेटा ये रेड लाइट जो है वो इधर आ जाएगी और ब्लू लाइट जो है वो इधर आ जाएगी। यानी ये फोकस बन गया ब्लू का, ये फोकस बन गया रेड का। तो फिर इमेज जो है वो ख़राब हो जाएगा। इमेज क्या हो जाएगा फिर? ख़राब हो जाएगा। देख रही हैं कैसे इमेज बन रहा है? ये घर कैसा नज़र आ रहा है? धुंधला हो रहा है, यहीं से ब्लू कलर इधर आ रहा है, हल्के हल्के रेडिशपन भी आ रहा है। ये देखें कैसा हो रहा है इमेज। ये देखें क्रोमेटिक एबरेशन। पत्ते यहाँ रेड रेड नज़र आ रहे हैं, हरे होते हैं ना पत्ते, तो समझ आई बात? तो ब्लू लाइट जी पहले सर। बैंड हो गई, रेड लाइट आगे जा रही है, यानी कि अलग अलग ही कलर नज़र आ रहे हैं, रेनबो फॉर्मेशन हो रही है। ये क्रोमेटिक की मिसाल है भाई। अब इसको रिमूव करने के लिए ज़रा सा हमें मुश्किल काम करना पड़ता है। हमें यहाँ पर दो लेंस का कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है। इसको हम कैसे रिमूव करेंगे कि ये लेंस, इसके आगे बेटा हम दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन लगाएंगे। एक होगा कॉनकेव लेंस और एक होगा कॉन्वेक्स लेंस, सूटेबल फोकल लेंथ का। उससे क्या होगा कि ये दोनों रेज एक पॉइंट पर आकर मर्ज हो जाएंगी, एक फोकस बना लेंगी। ये आई वाइट लाइट, ये ब्रेक हो गई थी किस में? दो में। तो ये ब्लू इधर आया, फिर ये इसमें गया, इसने इसको एक्सटेंड किया, इसने कन्वर्ज किया, ये 10 पॉइंट पे आ गया। सिमिलरली ये रेड लाइट आई, इसने इसको एक्सटेंड किया, इसने इसको डाइवर्ज किया, फिर इसने इसको कन्वर्ज किया और ये इस पॉइंट पे आ गई। तो इनके फोकस ब्लू का और रेड का आपस में क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। तो ये बात समझ में आई कि हाउ क्रोमेटिक एब्रेशन कैन बी रिमूव। वी कैन यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस टू लेंसेस। हाँ, जी सर। to remove their aberration, to focus these rays at a single focal point। अच्छा, डायग्राम में मैंने एक बनाया हुआ, दो बनाए हुए, ठीक है जी। तो भी देख लें बेटा, रेड और वायलेट लिखा हुआ है। रेड और ब्लू लाइट की बात हम करेंगे तो वायलेट लाइट पहले कन्वर्ज हो गई, रेड आगे कन्वर्ज हुई, दो फोकस बन गए। इस एब्रेशन को हम कहते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। रिमूव कैसे करेंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे और ये चीज़ रिमूव हो जाएगी। पढ़ लेंगे इसको अब आप। जी सर, एक दो इजी है। लाइनों का लिखिएगा बेटे, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है आपने, ये दो दो तीन तीन लाइनों का लिखना होगा बस इसमें। हाँ, डायग्राम बड़ी खूबसूरत सी बनाएगा। अब मैंने डायग्राम ऊपर वाली रे से बनाई है, आप चाहें तो नीचे वाली रे से बना दें, मर्ज़ी है। मैंने सिर्फ एक रे यूज़ की है, आप चाहें तो नीचे से भी रे यूज़ कर लें। तो बेटा यहाँ पे हमारे क्रोमेटिक और एब्रेशन भी ख़त्म हो गया आज इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट क्लास में आपको ये एस्टिग्मेटिज़म, ये भी पैरास्कोप भी इतना आता नहीं है। बहरहाल हमारा लेंस जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो जाता है, इसकी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो एस्टिग्मेटिज़म इसको कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये हम शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस, ये तो आप लोग को आई होप पता ही होगा।
हल्का सा इसको बता के फिर बेटा मैं डायरेक्ट अपने मेन टॉपिक पे हम आ जाएंगे, लीस्ट डिस्टेंस और ये एंगुलर पे। अच्छा कल तो क्लास नहीं होगी, कल जुम्मतुल विदा है, या कल लेनी है क्लास, बताएं मुझे। सर कल हमारे घर पे भी जरा दावत है, तो फिर कल नहीं रहने कल दें। रहने देते, फिर हफ्ते को रखते हैं लेकिन क्लास इंशाल्लाह, ठीक है, हफ्ते इतवार को क्लास लेंगे ठीक है सर। ताकि चैप्टर जल्दी हो जाए। अब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग काइंडली नेक्स्ट मंथ की फ़ीस ट्रांसफ़र कर दीजिएगा मुझे, तो फिर इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो तो उसे बता देगा कि अब टीचर जो है वो लेक्चर शेयर नहीं करेंगे, आपने ज्वाइन करेंगे तो उन्हें ही लेक्चर मिल पाएंगे। ठीक है आयशा लाइबा, चैप्टर बस जी सर हमारा अब ठीक है। तकरीबन समझ लें 30-40% तो हो गया है। अब बस ये डेरिवेशन 3 डेरिवेशन है इसकी, तो ये जल्दी हो जाएगा। जो मेन टॉपिक्स थे वो इसके मैंने आपको बेसिक बेसिक बातें बता दी हैं, फिर न्यूमेरिकल इसके एक साथ ही करेंगे इंशाल्लाह, ये कॉम्बिनेशन के साथ ही। ठीक है सर। ठीक है, चलें आज के लिए इतने ही रखते हैं, अल्लाह हाफिज़।